Hello friends, as we all know, M. Lakshminarayan book is very important from both prelims and mains perspective in UPSC CSE. But problem lies in the fact that M. Lakshminarayan book is so bulky and it's very tough to revise that book multiple times. So seeing that problem, I have prepared my own short notes, and I think these short notes will be very helpful to revise that book multiple times. And almost all the important points have been covered, and these short notes are very short. So without wasting any time, let's start. And one more important thing which I would like to say to you, that we already have discussed in the two lectures, that all the two chapters have been discussed. First two chapters, that is first is historical background, and second being the making of the constitution. And I think that the response was very good from like the audience. And I think this third chapter, that is salient features of the constitution of India, it's going to be helpful for you guys. Okay, so without any wasting time, let's start. So guys, we have discussed two chapters, and this third chapter, that is chapter का नाम है salient feature of the constitution. Okay, so yeah, oh guys, you can give me more feedback about that ki, which language I should prefer. In mostly I prefer Hindi and English mix, right? So if you want to give suggestion about that ki, which language would you like to prefer, like only English or English and English both, right? The mix, right? तो फर्स्ट चैप्टर का नाम क्या है, सेलिंग फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, राइट? सो इसमें लेफ्ट का में काफी एक बड़ा पैराग्राफ है यहाँ पे, तो उसको मैंने मतलब इसमें एक ही चीज इंपॉर्टेंट मेरे को ये लगी कि 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन थे, 42nd जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है 1976 का आई थिंक, तो उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं। उसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन क्यों बोलते हैं? क्योंकि इस टाइम इमरजेंसी चल रही थी, ठीक है, एंड लेट इंदिरा गांधी गवर्नमेंट थी यहाँ पे, ठीक है, कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, एंड यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की हुई थी। तो इस टाइम पे अगर आपको याद हो थोड़ा बहुत, आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल ड्यूटीज, इसी टाइम फंडामेंटल ड्यूटीज को भी इंट्रोड्यूस किया गया था, और बहुत सारे बहुत सारे फंडामेंटल अमेंडमेंट्स वर मेड थ्रू दिस अमेंडमेंट। ओके, सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मिनी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, तो आप याद रखिएगा मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे बोलते हैं। और जब मोनार्जी जैसे की गवर्नमेंट आएगी 19 आई थिंक 76 और 78 में, तो वो लाएंगे 44 कौन सा अमेंडमेंट है, वो भी उसमें भी काफी वापस इससे जो भी अमेंडमेंट लाएंगे तो उसको वापस रिवर्स करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। तो अपन देखेंगे आने वाले लेक्चर्स में सारे इस चीजों को। तो हम बात करेंगे सेलिंग फीचर्स की, इंडियन की कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिंग फीचर्स कौन कौन सी है, बस आपको क्या मतलब इसकी कॉन्स्टिट्यूशन की क्या फीचर्स है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो फीचर्स से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट फीचर इसका है कि लेंथ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। देखो कॉन्स्टिट्यूशन दो टाइप्स के होते हैं, एक होता है रिटन कॉन्स्टिट्यूशन, एक होता है लाइक कन्वेंशन टाइप होता है, ठीक है, लिखा तो वो भी होता है बट इतना मतलब उसका फ्लेक्सिबल बहुत ज्यादा होता है एक्चुअली में, ठीक है। जैसे यूके का मतलब ब्रिटेन का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो क्या है, रिटन नहीं है, ठीक है, ठीक है, एक काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट, आप उसकी सिंपल मेजोरिटी से कॉन्स्टिट्यूशन के सारे पार्ट्स को आप अमेंड कर सकते हो। वाइल अमेरिकन जो कॉन्स्टिट्यूशन, जो फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, वो रिटन कॉन्स्टिट्यूशन था, फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन। सो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन रिटन तो है ही, इसके साथ साथ सबसे लेंथ मतलब सबसे बड़ा रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है। उसमें देखो इनिशियली जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें आर्टिकल थे 395, ठीक है, जब बना था, बट प्रेजेंटली मोर देन 470 आर्टिकल्स आज हैं करंट कॉन्स्टिट्यूशन में। और जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था, ठीक है, जब इन्फोर्सेबल हुआ था 26 Jan 1950 को, उसमें टोटल कितने शेड्यूल्स थे? 8 शेड्यूल्स थे, बट करंटली देयर आर 12 शेड्यूल्स। एंड पार्ट कितने थे उस टाइम पे? उस टाइम पे 22 पार्ट्स थे, अभी 25 पार्ट्स है टोटल, ठीक है। तो आप याद ये रख सकते हैं कि अभी करंटली अगर कोई मतलब ऐसे तो नहीं पूछेगा डायरेक्टली, यूपीएससी वगैरह में तो क्वेश्चन नहीं आते, ऑब्वियस है कि कितने आर्टिकल्स हैं कितने नहीं है, बट आप अगर जनरल बेस मतलब किसी से आप मतलब बातचीत कर रहे हैं, तो अगर ऑब्वियसली हम प्रिपेयर यूपीएससी कर रहे हैं तो प्रिपरेशन करें तो हमसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि हमें एटलीस्ट इतना आइडिया हो कि इंडियन क्वेश्चन कितने पार्ट्स पहले थे जब बना था तब, और अभी करंटली उसमें कितने पार्ट्स है, शेड्यूल्स हैं, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। बेसिक इसका आइडिया रख सकते हो, एग्जैक्ट आप मत याद रखो बोली, बट आप लेंथ इस क्वेश्चन अगर आप मेंस में आप बात करोगे तो मेंस पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट बनता है, ठीक है। तो लेंथ इज रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हो गया, याद ये रखिए, थोड़ा याद रख लीजिएगा, ठीक है। और अब सेकंड इसका फीचर है कि ड्राउन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज। अब देखो अब इसका सिंपल है कि देखो इस टाइम जब इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ 1947 को, उस टाइम तक ऑलमोस्ट ऑल द कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड हैज बीन लाइक मोस्ट ऑफ द कंट्री, नॉट द ऑल बट या मोस्ट ऑफ कंट्रीज हैज ऑलरेडी बीन गॉट इंडिपेंडेंट, और उस टाइम उन्होंने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया था। तो हमारा मतलब एक ये फायदा ये हो गया लेट होने की, हमने अच्छे अच्छे जो भी क्वेश्चन लिखे होते उनके अच्छे अच्छे पार्ट्स को हमने पिकअप किया, तो हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में उसे डाला, जैसे फंडामेंटल राइट्स, डायरेक्ट प्रिंसिपल्स, कितने मतलब अच्छे चीजें ना, राइट। तो हाँ, हमने बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन ये चीजें ली है, बट मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस था इन मटेरियल जो सोर्स है वो क्या था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। अगर आपको याद हो तो इसे क्रिटिसिज्म में भी इसे बोलेंगे कि ये कार्बन कॉपी था। कुछ क्रिटिक्स जो होते हैं वो बोलते हैं, पॉलिटिकल साइंटिस्ट वगैरह होते हैं, वो क्या बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था वो क्या था, या है मतलब क्या था कि कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 का, ठीक है। क्रिटिक्स ने ये बोला क्योंकि ये मोस्ट प्रोफाउंड इन्फ्लुएंस इसी का है, मटेरियल सोर्स यही है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, ठीक है। तो उन क्रिटिक्स का रिप्लाई देने के लिए डॉक्टर अम्बेडकर, जो कि हु वाज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी, हमने प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा है कि
7 मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी के, हमने उनको याद करने की, अगर आपने पता होगा मैं किया है, अगर आपने पिछले लेक्चर देखा तो आपको पता होगा, बहुत इजीली हमने याद किया उनको। सो यू कैन गो एंड वॉच दैट। ओके, सो हाँ, तो अम्बेडकर उन्होंने उसका रिप्लाई क्या दिया कि रैंसैकिंग ऑफ ऑल द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। रैंसैकिंग का मतलब होता है कि हम छान छान के, जैसे हम थैले वगैरह में होते हैं, इसका वर्ड रैंसैकिंग का मतलब थैले वगैरह में कुछ होता है बैग वगैरह में, आप उसको इसे ढूंढ ढूंढ के अच्छी चीजें निकाल लेना, तो वो बोलते हैं कि रैंसैकिंग ऑफ द ऑल द नॉन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, तो हमने अच्छे अच्छे सारे जो भी नॉन कॉन्स्टिट्यूशन थे वर्ल्ड के, उनको अच्छे से ढूंढ ढूंढ के उन्होंने अच्छे से एलिमेंट्स हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में डाले, तो उन्होंने किस का इस तरह से रिप्लाई दिया उसका। ठीक है, तो आप याद रखिएगा जो मेजर जो सोर्स है, मेजर जो मेन जो सोर्स फंडामेंटल सोर्स है वो था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935, याद रखिए आप। ठीक है, थर्ड जो फीचर है वो ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ये मतलब वन ऑफ द यूनिक जो क्वालिटीज जो फीचर्स है वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ये है, क्योंकि कुछ कॉन्स्टिट्यूशन क्या होते हैं, बहुत ज्यादा रिजिड होते हैं, जैसे इंडियन जो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन, यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत ज्यादा रिजिड है। ठीक है, वाइल जो यूके का जो क्या कॉन्स्टिट्यूशन वो बहुत फ्लेक्सिबल है, विद सिंपल मेजॉरिटी यू कैन change amend all the the parts of the constitution, all the provisions of the constitution with only simple measure चाहिए, उसमें कुछ ज्यादा नहीं चाहिए आपको। जबकि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मतलब सबसे बड़ी खूबी ये है कि उसकी यूनिकनेस ये है कि वो दोनों के बीच का रास्ता अपना है। ठीक है, ना तो ज्यादा फ्लेक्सिबल रखा ना ज्यादा रिजिड रखा। तो जब सिचुएशन चेंज होती है आने वाले टाइम, जैसे 1947 जब 1950 में जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ, तो उस टाइम अभी आप जैसे आप देख सकते हैं डिजिटल इरा वगैरह नहीं था इतना ज्यादा, एआई नहीं थी, बट आज मतलब ऑब्वियसली सिंस थिंग्स हैव गॉट चेंज राइट, सो एआई इज देयर, डिजिटल एज इज देयर राइट। सो अब इसकी वजह से हम है ना आज भी मतलब हमने अभी भी मतलब रिसेंटली अमेंडमेंट्स लाए, एक्ट लाए, तो इससे क्या होता है कि आप सिचुएशन के अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन अपना चेंज होता रहता है, अपना फॉर्म चेंज करता है। बेसिक एलिमेंट्स कांट बी चेंज एज वी ऑल नो राइट, सो दैट इज पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर कांट बी चेंज, बट या मेजर लाइक अदर कैन बी चेंज राइट। सो आप इतना याद रखिए कि क्योंकि इसको रीजन क्यों ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी क्यों बोला, क्योंकि कुछ अमेंडमेंट्स को आप सिंपल मेजॉरिटी से चेंज कर सकते हो, कुछ अमेंडमेंट्स जो कुछ पार्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के उनको क्या कर स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए होती है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, मेजॉरिटी 3 प्रकार की होती है, 3 टाइप्स की होती है बेसिकली। तो सिंपल में तो आपको बताइए 50% प्लस 1। ठीक है, प्रेजेंट वोटिंग होना चाहिए मेंबर्स पार्लियामेंट में। जो सेकंड जो आप बोलते हैं मेजॉरिटी, जिसे स्पेशल मेजॉरिटी बोलते हैं, वो क्या होती है कि 2/3 मेंबर्स तो प्रेजेंट एंड वोटिंग करनी चाहिए, मतलब जो मेंबर उसने तो प्रेजेंट होने चाहिए 2/3 मेंबर टोटल मेंबरशिप का, और 1.5 मेंबर्स ऑफ टोटल मेंबरशिप, 1.5 जो जो मेंबर्स ऑफ द टोटल मेंबरशिप के प्रेजेंट होने चाहिए। तो दोनों होने चाहिए, 2/3 तो प्रेजेंट होने चाहिए, और उनमें से जो भी है ठीक है प्रेजेंट होने वोटिंग करे, प्रेजेंट एंड वोटिंग ठीक है, उनमें तो उतना वोटिंग करे हाफ से ज्यादा टोटल मेंबरशिप के होने चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया स्पेशल में। थर्ड जो और स्पेशल जो और रिजिड है वो है कि स्पेशल मेजॉरिटी तो प्लस वो जो हाफ ऑफ द स्टेट्स लेजिस्लेचर उसे रेक्टिफाई करे, जैसे जीएसटी अगर आपको पता होगा, जैसे फेडरल जो इश्यूज होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जुडिक्शन, मतलब जैसे फेडरल इश्यूज जैसे आप जो भी होते हैं वो है ना स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेक्टिफिकेशन बाय द हाफ ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर के थ्रू होता है। ठीक है, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज ब्लेंड ऑफ रिजिडिटी एंड फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, आप याद रखिएगा। फोर्थ नंबर जो है जैसे बोलते हैं सेकंड फीचर वो है फेडरल सिस्टम विद यूनिटरी बाइस। ठीक है, इसमें देखो क्या है कि फेडरल सिस्टम तो हमारे पास है। ठीक है, क्योंकि फेडरल सिस्टम का मतलब होता है फेडरल गवर्नमेंट का मतलब होता है फेडरल स्ट्रक्चर जो होता है, इसे बोलते हैं कि 2 गवर्नमेंट्स होनी चाहिए, पावर डिवीजन होता है। ठीक है, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन होता है वहां पे। तो हमारे पास देखो स्टेट वैसे 3 टियर गवर्नमेंट, मेजरली स्टेट गवर्नमेंट जो पंचायती राज वगैरह होती है, जो म्युनिसिपैलिटी होती है वो किसके अंडर आती है, स्टेट गवर्नमेंट अंडर आती है राइट। ठीक है, तो मेजरली इंडिया में क्या है 2 टियर गवर्नमेंट है फॉर्मूला, और इसके लिए हमने देखो पावर डिवीजन कैसे किया हमने, हमारे पास सेम शेड्यूल में 3 लिस्ट है। ठीक है, कॉन्टेंट लिस्ट, यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट। तो उसमें हमने सब्जेक्ट को क्या डिवाइड करके रखा है, उसके बेस पे जो जिसके भी जुडिक्शन में आएगा उसके पे लॉ बनाएगा। ठीक है, हमने फाइनेंशियल जो जुडिक्शन उसको भी टैक्स वगैरह को फिक्स कर रखा है, फाइनेंस कमीशन अपॉइंट होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हमने क्या रखी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, that's why our Indian constitution is federal, but problem lies in the fact, not the problem but it's the uniqueness, you can say not the problem but yeah the uniqueness is in the we have unitary vice, और unitary vice हमने कहां से लिया, कनाडा से हमने फीचर लिया है। ठीक है, तो इसके लिए यूनिटरी फीचर जैसे सिंगल सिटीजनशिप है, इंटीग्रेटेड हमारी जुडिशियल सिस्टम है। ठीक है, ये सारी जो चीजें होती है, और मोर पावर्स, मोर इंपॉर्टेंट जो सब्जेक्ट्स यूनियन को हमने दिए, यूनियन गवर्नमेंट को, दैट्स व्हाई एंड मोर जो फाइनेंशियल जो सोर्सेज है वो किसके लिए, यूनियन गवर्नमेंट के हाथों में होते हैं। ठीक है, तो इसलिए इसे फेडरल सिस्टम यूनिटी बाइस बोलते हैं। और जैसे आपको अगर फेडरेशन वर्ड नो में हाँ ये आप याद रखिएगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से स्पेशली, कि फेडरेशन जो वर्ड है वो कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में यूज नहीं हुआ है। ठीक है, रेदर इंडिया दैट इज भारत इट इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स, यूनियन वर्ड यूज हुआ है। ठीक है, इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स। उसका रिजल्ट ये था, इसका रीजन क्यों था यूनियन क्यों बोला, क्योंकि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो भी हमारा जो बना है, ठीक है, जो इंडियन यूनियन, इंडियन जो इंडिया है पूरा कंट्री अपना नेशन, वो स्टेट के एग्रीमेंट से नहीं बना है। ठीक है,
एक तो ये हो गया। सेकंड, स्टेट्स को कोई राइट नहीं कि वो सेसिड कर सके, वो मतलब इंडियन यूनियन से बाहर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये सिस्टम होता है। जबकि अमेरिकन जो फेडरेशन है वो क्या है, अमेरिकन फेडरेशन में 13 जो स्टेट्स थे सब, जब अमेरिका इंडिपेंडेंट 13 स्टेट उस टाइम पे थे, उन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया था कि ये जो सारे स्टेट है वो एक फेडरेशन बनाना चाहते, तो वो उनके पास ये चीज है, ठीक है। बट हमारा ये था कि हम यूनियन है, यूनियन, इसलिए यूनियन वर्ड यूज हुआ है। इंडिया दैट इज भारत इज यूनियन ऑफ द स्टेट्स, सो नो वेयर फेडरेशन वर्ड हैज बीन यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन, कीप दिस थिंग इन द माइंड, ठीक है। ये प्रीलिम्स में पूछ सकते हैं हमसे। हाँ, केसी वेयर जो थे, केसी वर्ड थे, जो ब्रिटिश पॉलिटिकल साइंटिस्ट आई थिंक, उन्होंने इसको क्या, जो यूनिक चीज है उसको क्या बोला कि फेडरल सिस्टम विद यूनिटी बाइस बोला क्वाजी फेडरल। क्वाजी मतलब आधा आधा फेडरल है, ठीक है, आधा यूनियन आधा फेडरल, ठीक है। क्योंकि हमारे पास दोनों फीचर्स हैं, ठीक, यूनिटरी फीचर्स भी हैं और फेडरल फीचर्स भी हैं, रेदर यूनिटरी फीचर्स जाना है, राइट। और फिफ्थ जो आपका बोल सकते हैं सैलिएंट फीचर, वो है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट दो टाइप्स की होती है, प्रेसिडेंशियल टाइप्स की होती है और एक पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे इंडिया में हमने पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट अडॉप्ट किया, वो की ब्रिटेन से अडॉप्ट किया, ठीक है। क्योंकि बिफोर इंडिपेंडेंट इटसेल्फ, लाइक जो भी था हमारा, लाइक 1935 जो एक्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, उसमें एक्चुअली पूरा स्ट्रक्चर वैसे हमने अडॉप्ट किया है, तो उसमें भी पार्लियामेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट था, राइट। और ऐसे ही ट्रेडिशन बन गया था इंडिया में, ठीक है। 200 सालों के ब्रिटिश रूल में एक ट्रेडिशन, पार्लियामेंट्री ट्रेडिशन बन चुका था। तो जो जो ब्रिटिश जो असेंबली जो मेंबर, उनका क्यों, व्हाई नोवेल आइडिया, राइट। आप लक्ष्मीकांत ने एग्जैक्ट लाइंस लिखी हुई हैं कि व्हाई वी गो फॉर एक्सपेरिमेंट, राइट, कि क्यों जरूरत है ना, पहले से हम अडॉप्ट है, हम इसके अडॉप्ट है, हमें अच्छा लग रहा है, ठीक है, तो इसकी कोई जरूरत नहीं है। बट हाँ, इंडिया में आज भी पार्लियामेंट्री सिस्टम का देखो मेजर जो एलिमेंट होता है, हम आगे पढ़ेंगे पार्लियामेंट्री सिस्टम गवर्नमेंट के फीचर्स क्या होती है, उसका मेजर ये होता है कि जो लेजिस्लेचर होती है, सॉरी जो एग्जीक्यूटिव होती है, यूनियन एग्जीक्यूटिव जो होती है ना, वो लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। तो कीप दिस इन द माइंड, ये होता है मेजर फीचर। जबकि प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में जो एग्जीक्यूटिव होती है, जैसे यूएसए का जो प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उनका, तो उसमें है ना एग्जीक्यूटिव क्या है कि लेजिस्लेचर जिसे है ना, जिसे कांग्रेस बोलते हैं, यूएस कांग्रेस, जिसे मतलब हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोलते हैं, उनको यहाँ पे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं। तो उनकी जो एग्जीक्यूटिव है, जो प्रेसिडेंट वगैरह, उनके जो सेक्रेटरीज हैं, वो यूनियन जो यूएसए की कांग्रेस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है अपने एक्शंस के लिए, ठीक है। तो आप याद रखिए, रखेगा। और इंडिया में काफी टाइम पे बहस होती है, मतलब काफी पॉलिटिकल साइंस वगैरह ये डिस्कस करते हैं कि वेदर वी शुड गो फॉर अडॉप्शन ऑफ प्रेसिडेंशियल सिस्टम। बट कमिटी भी अपॉइंट की थी, ठीक है, गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने बोला कि अभी तो इंडिया इज डूइंग ग्रेट अंडर द पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, सो अभी तो फिलहाल कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट जो है आपका फीचर है जो सिंथेसिस ऑफ पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी एंड जुडिशियल सुप्रीमेसी। सो देखो, सिंथेसिस का मतलब आपको बताइए, ऑब्वियसली पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी होती है और ये होती है जुडिशियल सुप्रीमेसी, इन दोनों के बीच का रास्ता। देखो, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है ना, ये जो प्रिंसिपल है, जो प्रिंसिपल है वो कहां से लिया गया है, ये प्रिंसिपल है ब्रिटेन का, ठीक है, कि पार्लियामेंट इज सोवरेन, राइट। पार्लियामेंट से ऊपर मतलब कंट्री में कोई भी नहीं है, ठीक है, इवन जुडिशरी इज नॉट दैट मच पावरफुल, राइट। सो सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है, मतलब ब्रिटेन में सबसे ज्यादा पावरफुल है वो है वहां की पार्लियामेंट, ठीक है। तो यहाँ पे आई थिंक एक साइंटिस्ट वगैरह उन्होंने बोला कि ब्रिटिश पार्लियामेंट सब कुछ कर सकती है एक्सेप्ट चेंजिंग ए मैन फ्रॉम वुमेन, ठीक है। मतलब एक आदमी को औरत बनाने के अलावा, मतलब ये कहने का तरीका होता है, मतलब उनकी पावर को शो करने का, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि उनकी पावरफुल कितनी पावरफुल, इवन जुडिशरी इज सबजुडिकेट अंडर द पार्लियामेंट, तो पार्लियामेंट इज वेरी वेरी पावरफुल इन ब्रिटेन, राइट। तो उसके बाद जुडिशियल सुप्रीमेसी का जो कॉन्सेप्ट है, जो प्रिंसिपल है, जो कॉन्सेप्ट है, इट इज रिलेटेड विद यूएसए, ठीक है। बिकॉज यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट इज स्ट्रॉन्गेस्ट सुप्रीम कोर्ट, इज द मोस्ट लाइक उससे सबसे ज्यादा मतलब स्ट्रॉन्ग सुप्रीम कोर्ट कहीं नहीं है, ठीक है, वर्ल्ड में। तो जो इसकी जुडिशरी सुप्रीम है यूएसए में, ठीक है। तो आप देखिएगा, तो ब्रिटेन में क्या है, पार्लियामेंट्री सोवरेनिटी है, जबकि यूएसए में क्या है, जुडिशियल सुप्रीमेसी है, ठीक है। इंडिया ने इसका बीच का रास्ता अपनाया, ठीक है। हमने हमारी जुडिशरी है वो, देखो यूएसए की जो सुप्रीम कोर्ट है उससे हमारी जुडिशरी क्या है, मतलब सुप्रीम कोर्ट है, उनके पावर थोड़े कम है, राइट। और जबकि ठीक है, थोड़े कम है बट थोड़े कम है, बट यूएसए की जो यूके की जो आपकी जो जुडिशरी उससे ज्यादा पावर्स हैं। और जो हमारी पार्लियामेंट है, ठीक है, वो बीच की पार्लियामेंट, मतलब एक सब कुछ नहीं कर सकती। जैसे हमारी क्या है सिस्टम यहाँ पे, हमारे पहली बात हमने आगे पढ़ाई है भी कि जो अमेंडमेंट का तरीका, फ्लेक्सिबिलिटी दोनों का सिंथेसिस है, ठीक है। तो आप पार्लियामेंट मन चाहे कुछ नहीं कर सकती। और केस भारतीय केस 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया कि बेसिक स्ट्रक्चर को पार्लियामेंट चेंज नहीं कर सकती, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनली। तो आप समझ सकते हैं कि सिंथेसिस है दोनों का, पार्लियामेंट सोवरेनिटी और जुडिशियल सुप्रीमेसी का, ठीक है। आई थिंक यू गॉट द कांसेप्ट, राइट। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर है कि इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है। देखो हमारे यहाँ पे देखो यूएसए का सिस्टम क्या आपको पता होना चाहिए। यूएसए में क्या होता है, जैसे यूएसए में अभी 50 स्टेट्स करंटली, ठीक है, यूएसए में, ठीक है। और यूएसए की एक सुप्रीम कोर्ट होती है, जैसे सारे स्टेट्स की अपनी एक हाई कोर्ट्स होती है, जैसे, ठीक है, हमारे यहाँ पे होती है वैसे, ठीक है।
तो वहाँ की जो स्टेट्स की जो कोर्ट्स होती है, स्टेट जुडिशरी होती है, वो स्टेट जुडिशरी स्टेट लॉ को अप्लाई करती है, ठीक है, उन पे अपना मतलब फैसला सुना सकती है, उन्हीं की हियरिंग कर सकती है। और जो सुप्रीम कोर्ट है, जो यहाँ की यूएसए की सुप्रीम कोर्ट है, वो यूएसए की जो यूनियन गवर्नमेंट है, ठीक है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके जो बने गए लॉज पे फैसला दे सकती है, ठीक है। तो स्टेट्स का अपना एक इंटीग्रेटेड वहाँ पे जुडिशियल सिस्टम नहीं है, ठीक है, उनके जुडिशन अलग अलग है, ठीक है, वहाँ पे अपील्स का सिस्टम ऐसा नहीं होता है। तो इंडिया में क्या सिस्टम है, जैसे इंडिया में ना हाई कोर्ट, ठीक है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट दोनों, चाहे स्टेट का लॉ हो या सेंटर का लॉ, रिगार्डलेस ऑफ द जुडिक्शन और द मेड बाय द लॉ, ठीक है, बाय एनी गवर्नमेंट, दोनों पे अपना फैसला दे सकती है, उनका जुडिक्शन दोनों को एक्सटेंड होता है। और इंडिपेंडेंट जुडिशरी आपको पता ही है, वो अपॉइंटमेंट वगैरह होते हैं, अपना भी पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे नेक्स्ट, ठीक है, कि जुडिशरी को इंडिपेंडेंट क्यों बोला जाता है, ठीक, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, ठीक है, जजेस का अपॉइंटमेंट सिस्टम, कॉलेजियम सिस्टम जिसे बोलते हैं, ठीक है, उनके पास कौन कौन सी पावर्स होती है, ठीक है, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे अच्छे से। हाँ, तो आप याद ये रख सकते हैं, इंटीग्रेटेड इंडिपेंडेंट जुडिशरी, ये वन ऑफ द सेलिंग फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। हाँ, उसके बाद देखो हमारे पास फंडामेंटल राइट्स है, आपको पता ही है, ठीक है, ठीक है, जिसे हार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बोलते हैं, ठीक है, हमारे पास कितने फंडामेंटल राइट्स हैं। उसके बाद हम डीपीएसपी भी हमारे पास है, डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, फंडामेंटल राइट्स सिटीजंस को राइट देने के लिए होते हैं, ठीक है, उनकी मतलब जो रेस्ट्रिक्शंस जो स्टेट इंपोज कर सकता है उनको खिलाफ होते हैं, तो इनके लिए जो एक सिटीजन का होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है उसके लिए बनाए जाते हैं, ठीक है, उसको फ्रीडम को इंश्योर करने के लिए, उसको इक्वालिटी इंश्योर करने के लिए। सो ये फ्रीडम्स जो ये राइट्स बनाए जाते हैं, ठीक है। तो अभी फ्रेंडली 6 फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे यहाँ पे। पहले 7 थे राइट टू प्रॉपर्टी, उसको कॉन्स्टिट्यूशन राइट में कन्वर्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो अभी करंटली कितने 6 फंडामेंटल राइट्स हैं, तो हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे फंडामेंटल राइट्स तो न्यू चैप्टर में ही, क्योंकि इट्स अ वेरी बल्कि चैप्टर एज वेल, वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम फिल्म्स पर्सपेक्टिव एंड मेंस पर्सपेक्टिव, ठीक है। फिर डीपीएस डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स स्टेट पॉलिसी, ये एक्चुअली में देखो ये स्टेट को गाइड करने के लिए होता है, ठीक है, वेलफेयर स्टेट का जो इंडिया में कॉन्सेप्ट है, ठीक है, उसको मतलब उसको सही फॉर्म देने के लिए, रिटर्न फॉर्म देने के लिए ये लाया गया था, ठीक है। क्योंकि उस टाइम पे देखो जब आपको पता होना चाहिए कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो इंडिया की सिचुएशन वाज नॉट गुड, राइट, फ्रॉम बोथ फ्रॉम फाइनेंशियल कंडीशन, ठीक है, और इंडिया वाज अ वेरी न्यू बोर्न कंट्री, राइट, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन में नया था, तो उस टाइम पे हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं थे कि इन सारे जो राइट प्रिंसिपल्स वगैरह जो भी चीजें उन सबको अपन उस टाइम पे फंडामेंटल राइट्स वगैरह में डाल दें, ठीक है। तो अब क्या एक्चुअली इसका पर्पज ये है कि आप स्टेट्स जब भी लॉ वगैरह बनाएंगे, ऑर्डर पास करेंगे, तो इन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को वो ध्यान में रख के वो काम करेंगे। तो इन्हें बोलते हैं आर्टिकल 37 आई थिंक है कि ये दे आर फंडामेंटल इन द गवर्नेंस ऑफ द कंट्री, ठीक है। तो गवर्नेंस के लिए फंडामेंटल होते हैं, ठीक है। हम आगे अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे, आयरलैंड से ले गए हैं, यूएसए से ले गए, बिल ऑफ राइट्स फंडामेंटल राइट्स कहां से ले गए, यूएसए से ले गए, और डीपीएसपी आयरलैंड से ले गए, ठीक है। आगे पढ़ेंगे अपन और अच्छे डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट जो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की सेलिंग फीचर वो फंडामेंटल ड्यूटीज, हमने पहले मैंने ऊपर डिस्कस किया है कि 1973 में 7 कमेटीज अपॉइंट हुई थी, उन्होंने इसका एक्चुअली में सजेशन दिया कि फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए, ठीक है। तो उन्होंने इसको लाया और आई थिंक 11 फंडामेंटल ड्यूटीज राइट नाउ, ठीक है। तो ये भी वन ऑफ द फीचर है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का। फिर उसके बाद सेक्युलर स्टेट, ठीक है, एज वी ऑल आई थिंक जो भी पता होगा कि इंडिया इज सेक्युलर स्टेट। और फर्दर ये इंपॉर्टेंट थिंग ये है कि सेक्युलर स्टेट तो है ही, जैसे आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक हमने मतलब ये रिलीजियस फ्रीडम सारी फ्रीडम्स दे रखी है वहाँ पे सेक्युलर बनाने के लिए। उसके अलावा प्रीएम्बल में भी एक वर्ड यूज, अपन अभी प्रीएम्बल पढ़ेंगे आगे में, तो हमें पता चलेगा कि प्रीएम्बल में स्पेसिफिकली सेक्युलर वर्ड यूज किया गया है, ठीक है। दो इट वाज एडेड लेटर बाय 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 1976 में, जब इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट थी उस टाइम पे, ठीक है, वर्ड एड भी हो गया है, ठीक है। तो इंडिया इज सेक्युलर कंट्री, और जो लोग मतलब बोलते हैं कि मतलब इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो वगैरह जो भी है, तो ठीक है, तो ये पॉसिबल नहीं एक्चुअली में, ठीक है। अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन लीगल टर्म्स में देखेंगे तो इंडिया को हिंदू राष्ट्र बनाना इट्स नॉट दैट मच इजी, राइट, हाउ यू कैन चेंज, बिकॉज हमने पहले देखो इसको जुडिशरी ने इसको सेक्युलर जो सेक्युलरिज्म है इसको बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट बनाए, तो इवन यूनियन पार्लियामेंट कांट चेंज इट एनी हाउ। सो जो भी ऑब्वियसली पॉलिटिकल जो चीजें होती है सब पॉलिटिक्स है, तो बट या इंडिया कांट बी हिंदू राष्ट्र, राइट, बिकॉज सेक्युलरिज्म इज पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, राइट। सो उसके बाद है देखो आर्टिकल 12 है क्या, सॉरी आर्टिकल क्या सेलेक्ट फीचर जो नेक्स्ट 12 नंबर है वो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजिंग, ठीक है। तो ये एक्चुअली बहुत बड़ा बोल्ड डिसीजन था वो टाइम पे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन फादर्स का, कि हमें मतलब उस टाइम तो 21 ईयर्स एज के जो भी मतलब जो सिटीजन थे इंडिया के, वो राइट टू वोट उनका उनको राइट दे दिया, ठीक है, राइट टू वोट का, अपने जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का राइट दिया। तो ये बोल्ड डिसीजन था, इवन वुमेन मेन सबको दे दिया, ठीक है, इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन, इवन तो जो आज की मोस्ट डेवलप कंट्रीज है उन्हें मतलब 2-2 साल, न्यूजीलैंड वगैरह को बहुत ज्यादा टाइम लगा था वुमेन को देने के लिए राइट टू वोट का। सो इट वाज अ वेरी बोल्ड डिसीजन। और जब राजीव गांधी जी गवर्नमेंट थी 1989 में, तो उन्होंने 61st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक लेके आए, तो उसे है ना जो राइट टू वोट देने की जो एज है उसको थोड़ा रिड्यूस कर दिया, पहले 21 थी इनिशियली में, तो उन्होंने उसको 18 ईयर कर दिया, ठीक है। जब जो भी whosoever Indian citizen has is the 18 year or plus
हैव द राइट टू वोट, ठीक है, इन द लोकसभा एंड स्टेट लेजिस्लेचर, और जो पंचायत वगैरह लोकल गवर्नमेंट वगैरह में होती है, ठीक है। उसके बाद सिंगल सिटीजनशिप, नेक्स्ट जो हमारी फीचर है, सैलेंट फीचर है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की, वो है सिंगल सिटीजनशिप। देखो ये इंपॉर्टेंट इसलिए है कि आपको मतलब अगर यूएसए के, देखो हमारे जो GS2 जो सिलेबस उसमें दिखा रखा है कि कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद द रेस्ट ऑफ द कंट्रीज इन द वर्ल्ड ऑफ द कंट्रीज, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद अदर कंट्रीज, ठीक है, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन विद दैट ऑफ अदर कंट्रीज। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का हमें अगर कंपैरिजन करना है दूसरी कंट्रीज के साथ, जो कि विच इज पार्ट ऑफ द मेंस एग्जाम, राइट, तो उसमें आपको पता चलेगा कि यूएसए में ना सिंगल सिटीजनशिप नहीं है, यूएसए में डबल सिटीजनशिप है। जैसे आप यूएसए का कोई सिटीजन है, वो दो, उसके पास दो सिटीजन, जैसे कोई बंदा फ्लोरिडा से, ठीक है, विच इज स्टेट ऑफ द यूएसए, राइट, मतलब ये स्टेट यूपीएस मतलब यूएसए का एक स्टेट है, ठीक है। तो जो बंदा फ्लोरिडा मतलब स्टेट से बिलोंग करता है, उसके पास दो सिटीजनशिप, एक तो फ्लोरिडा स्टेट की सिटीजनशिप होगी, सेकंड यूएसए की कंट्री की जो होगा उसकी सिटीजनशिप होगी। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में अगर कोई भी इंसान मतलब जम्मू कश्मीर से, पंजाब से, तमिलनाडु, साउथ से, ईस्ट, नागालैंड से, कहीं से भी हो, उनके पास एक ही सिटीजनशिप होती है, ठीक है, वो होती है इंडियन सिटीजनशिप, ठीक है। यहाँ पर एक चैप्टर भी हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है, इसके बारे में अच्छे से, सिटीजनशिप के बारे में सारे जो फीचर्स वगैरह होते हैं, ठीक है। सेकंड लाइक नेक्स्ट जो आपका है कि हम फीचर कॉन्स्टिट्यूशन, वो इंडिपेंडेंट बॉडीज। इंडिपेंडेंट बॉडीज ने क्यों बोला है, उसका रीजन ये है, इंडिपेंडेंट बॉडी वो बोलती है जो मतलब पावर होती है उनमें खुद, और कॉन्स्टिट्यूशन से पावर मिलती है, वो कोई एक्ट के थ्रू अगर मिल जाए वो इतनी पावरफुल नहीं होती। अगर जब कॉन्स्टिट्यूशन में खुद में लिखा होता है, उन बॉडी का मेंशन होता है, तो वो ज्यादा पावरफुल होती है। जैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, आर्टिकल 394, ठीक है, आर्टिकल 324 जो है, उसमें इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का उन्होंने जिक्र किया है कॉन्स्टिट्यूशन में, और आर्टिकल आई थिंक 324 से लेकर 329 तक जो इलेक्शन कमीशन की सारी ड्यूटीज, पावर्स, अपॉइंटमेंट ऑब्वियसली उसके लिए एक्ट लाना होता है पार्लियामेंट के थ्रू, वो उसमें लाके, बट हाँ मेजर प्रोसीजर्स हैज ऑलरेडी बीन डिस्क्राइब्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन इटसेल्फ। उसके बाद देखो इंडिपेंडेंट बॉडीज के अंदर है केग, आपको पता होना चाहिए, ये होते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ऑफिस है, ठीक है, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफिस है। आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक इनका मतलब इस ऑफिस के बारे में डिटेल में मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में दे रखा है, ठीक है। और ये क्या करते हैं, जो भी यूनियन गवर्नमेंट खर्च करती है और स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, उनका जो ऑडिट है, ठीक है, वही तैयार करते हैं, ठीक है, उनका जो मतलब, ठीक है। तो ये ही इज द गार्जियन ऑफ द पब्लिक पर्स, इसे बोलते हैं गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स। इनका भी एक अलग चैप्टर है, वी विल डिस्कस फर्दर अबाउट हिम, ठीक है, अबाउट दिस ऑफिस, ओके। उसके बाद यूपीएससी फॉर विच ऑल आर प्रिपेयरिंग, राइट, एंड एसपीसी मतलब स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपीएससी मतलब यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसे एसपीसी को आप क्या बोलते हैं, पीसीएस भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोविंशियल सिविल सर्विसेज। तो यूपीएससी जो है हमारी जो बॉडी है, जो रिक्रूटिंग बॉडी है, ठीक है, सिविल सर्विसेज की यूनियन लेवल पे, उसको भी कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल्स दिए गए हैं, उसको कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन, उसकी सारी पावर्स, अपॉइंटमेंट, सब कुछ दे रखा है। और एसपीसी का भी मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है, ठीक है, तो आप याद रख सकते हैं, ठीक है। सो इट्स अ वेरी मतलब आप याद रखना, ठीक है, इंडिपेंडेंट बॉडी है, काफी रेस्पेक्टेबल बॉडी है, ठीक है, ये वन ऑफ द वॉचडॉग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। उसके बाद है नेक्स्ट फीचर इमरजेंसी प्रोविजंस, ठीक है। देखो आपको पता ही है कि हमारे जो फाउंडिंग फादर्स थे कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ना इंडिया को देखो ऐसे प्रिपेयर किया है, ऐसे मतलब इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन बनाया कि इंडिया को किसी भी सिचुएशन में स्टैंड करे, ठीक है। जैसे देखो उन्होंने फ्लेक्सिबिलिटी और रिजिडिटी का ब्लेंड लेके आए वो लोग, मतलब बीच का रास्ता अपनाए कि सिचुएशन अकॉर्डिंग थोड़ा थोड़ा चेंज भी होता जाए और पूरा चेंज भी ना हो, ठीक है, मतलब फंडामेंटल अपना जो स्ट्रक्चर वही रहे, बट धीरे धीरे सिचुएशन अकॉर्डिंग कॉन्स्टिट्यूशन फोल्ड होता रहे, थोड़ा मतलब उसमें मोल्ड होता रहे, सिंपल। तो उन्होंने क्या किया कि इमरजेंसी प्रोविजंस क्यों लाई, एक्चुअली रीजन था ये कि अगर सपोज करो अनएक्सपेक्टेड कोई सिचुएशन आ गई, ठीक है, जैसे कोई वॉर हो गया, ठीक है, जैसे एक्सटर्नल एग्रेशन हो गया किसी कंट्री, जैसे चाइना वगैरह है, ठीक है, और पाकिस्तान है, ठीक है, दिस टू लाइक द नेबरिंग कंट्रीज हु आर वेरी हॉस्टाइल टू अस, राइट। तो वो चाइना, पाकिस्तान ऐसे कंट्रीज और अदर कंट्रीज भी हो सकती हैं ऑब्वियसली, राइट, इन द कमिंग टाइम, वी डोंट नो, राइट, सो उन सबसे और आर्म रिबेलियन, ठीक है। देखो आपको एक अपन इमरजेंसी चैप्टर्स होगा उसमें पढ़ेंगे कि पहले आर्म्ड रिबेलियन जो वर्ड है उसको, उससे पहले वर्ड क्या था, इंटरनल डिस्टर्बेंस था। तो उसी के ग्रांट पे जो लेट इंदिरा गांधी जी थे, उन्होंने है ना, जो प्राइम मिनिस्टर थे उस टाइम पे 1971 से लेकर 1977 तक, 1971 से 1977 तक, उस टाइम पे जो प्राइम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया, 1974 में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी ऑन द ग्राउंड ऑफ नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की। इमरजेंसी 3 टाइप्स की होती है, अभी हम डिस्कस करेंगे। तो उन्होंने इमरजेंसी डिक्लेयर की इसके ग्राउंड पे इंटरनल डिफरेंसेस के, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट वगैरह हो रहे थे, ठीक है। तो इसके उसको रिप्लेस करके मोरारजी आई थिंक उन्होंने गवर्नमेंट ने उन्होंने 1970 आई थिंक 8 में उन्होंने 44th कॉन्स्टिट्यूशन जो अमेंडमेंट लाई थी, उसमें इंटरनल जो डिस्टर्बेंस को वर्ड को रिप्लेस करके आर्म रिबेलियन बोल दिया। अब क्या होगा कि अगर सपोज करो प्रोटेस्ट वगैरह इंडिया में आज होंगे या मतलब फ्यूचर में कभी ऐसा पॉसिबल हो, ठीक है, तो आप उसके बेस पे आप है ना इमरजेंसी डिक्लेयर नहीं कर सकते। अगर जो हमारी जो फोर्स है, हमारी जो आर्मी इंडियन आर्मी, जो नेवी, अगर फोर्स अगर वो जो रिबेलियन कर दें, उस टाइम पे आप क्या करते हो, नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो,
ठीक है। तो इमरजेंसी एक्चुअली थ्री टाइप्स की होती है। नेशनल इमरजेंसी होती है, ठीक होती है, एक होता है प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, जिसे स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, और एक थर्ड होता है फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है, आगे के चैप्टर में आगे अच्छे से पढ़ेंगे, ठीक है। और प्रेसिडेंट जो रूल है जिसे स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं, वो क्या है, काफी कंट्रोवर्शियल चीज है, ठीक है, ठीक है, तो उसके बारे में अच्छे से हम डिटेल करेंगे, वुमेन्स का भी टॉपिक है, ठीक है। फिर है 16 नंबर जो हमारा सैलिएंट फीचर क्वेश्चन, वो है कि 3 टियर गवर्नमेंट है। तो इंडिया में देखो, इनिशियली इंडिया में देखो जब कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1950 में, तो क्या होता, हमारे पास दो गवर्नमेंट्स, एक तो स्टेट गवर्नमेंट थी और एक क्या थी, एक यूनियन गवर्नमेंट थी ऑब्वियसली, ठीक है, और पावर ऑफ डिवीजन भी ऐसी हुआ था, ठीक है। बट हमारी जो डायरेक्ट प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी, उसमें गांधी जी का जो विजन था उनका ये था कि गांव के मतलब बॉटम टॉप अप्रोच होना चाहिए गवर्नेंस का, क्या होना चाहिए, बॉटम टॉप अप्रोच, कि बॉटम मतलब गांव के बेस पे हमारे को डेमोक्रेसी लानी है, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, ऐसे करेंगे। तो उनके जो नोबल फीचर्स हैं, उनके जो प्रिंसिपल्स हैं, उनको अडॉप्ट किया गया था ना, उसमें ऐसे बोला गया थी कि पंचायती राज वगैरह को हम आगे उनको कॉन्स्टिट्यूट वगैरह करेंगे। बट थैंक्स टू पीवी नरसिम्हा राव, ठीक है, उन्होंने क्या किया, 73rd या 74th अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन लेके आए 1992 में, और उन्होंने पंचायती राज गवर्नमेंट को, पंचायती राज और म्युनिसिपल गवर्नमेंट को उन्होंने एक कंप्लीट अलग कॉन्स्टिट्यूशन में जगह दे दी, ठीक है। तो आप याद रखिएगा, जो म्युनिसिपैलिटी जो पंचायती राज उसको पार्ट 9th में रखा गया है, जबकि म्युनिसिपैलिटीज को 9th A में रखा गया है, ठीक है। तो अब 32 गवर्नमेंट, यूनियन गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एक पंचायती राज। तो पंचायती राज की मोस्ट ऑफ द पावर्स एक्चुअली में अंडर द स्टेट गवर्नमेंट्स होती है, वहां से जो पावर डिवाइस कहां से होती है, जो क्या बोलते हैं, स्टेट गवर्नमेंट से होती है। तो हाँ, अभी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, पंचायती राज का जब चैप्टर आएगा तो उसके बारे में अपन डिटेल से पढ़ेंगे कि कौन कौन से चैलेंजेस विच आर फेसिंग बीइंग फेस्ड बाय द पंचायती राज एंड लोकल गवर्नमेंट, राइट, इन जनरल। उसके बाद देखो नेक्स्ट जो फीचर है कोऑपरेटिव सोसाइटीज। तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज का मीनिंग ये होता है कि जैसे आप दो या दो से ज्यादा लोग अगर मिलके, ठीक है, वो क्या करेंगे, किसी एक चीज को, एक आइडिया को अडॉप्ट करेंगे और उसमें उस चीज को कंट्रीब्यूट करेंगे, ठीक है। और अगर कोई भी चीज जैसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, जैसे सपोज करो मतलब मनी रिलेटेड है, ठीक है, उन्होंने या मतलब मिल्क से जैसे, या कोई फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, तो उन्हें जैसे सारे बहुत सारे फार्मर्स एक साथ आए, ठीक है, वो जो मतलब स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स थे, जिनके पास ज्यादा जमीन तो थी नहीं, ठीक है, बिग फार्मर्स नहीं थे, तो साथ आए, उन्होंने जो भी उनकी जो क्रॉप थी, उनको एक साथ एक ऑर्गेनाइजेशन छोटा सा बना लिया, उसमें सारे मतलब अपना जो भी था अनाज वगैरह था उसमें एक में डाला, और फिर एक मतलब काफी ज्यादा हो गया, फिर ज्यादा है ना, तो फिर एक बिग फार्मर की तरह ट्रीट करने लगे अपने आप को, एक एजेंसी बन गई, तो उनका जो बार्गेनिंग पावर अपने आप बढ़ जाता है। तो 90 जिसे कोऑपरेटिव सोसाइटी, कोऑपरेटिव मतलब बोलते हैं जिसे कोऑपरेटिव्स, और इंडियन गवर्नमेंट इज ट्राइंग वेरी हार्ड टू प्रमोट दिस कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ठीक है। और 97th क्वेश्चन अमेंडमेंट एक लाई थी 2003 में आई थिंक, तो उसके अकॉर्डिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज को कॉन्स्टिट्यूशन ने जगह दी, इसको फंडामेंटल राइट्स में भी जगह है, इसको डीपीएस में भी जगह दी गई है, ठीक है। अब देखेंगे सब चैप्टर्स को। हाँ, अब देखो हमने सैलिएंट फीचर डिस्कस कर ली, अब डिस्कस करते हैं क्रिटिसिज्म, कि इंडियन का कॉन्स्टिट्यूशन की क्रिटिसिज्म क्या है। देखो फर्स्ट क्रिटिसिज्म है कि बोरोड कॉन्स्टिट्यूशन है। मैंने पहले भी डिस्कस किया है, सैलिएंट फीचर क्या है कि हमने जब हमारा कंट्री आजाद हुआ, जब हमारा देश आजाद हुआ, तब तक मोस्ट ऑफ कंट्रीज क्या मतलब मोस्ट ऑफ कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन बन चुके थे। तो हमने जैसे आईपीएस आयरलैंड से ले लिया, फंडामेंटल राइट्स, बिल ऑफ राइट्स, जो फंडामेंटल राइट्स है यूएसए से ले लिए, ठीक है। ऐसे ही मतलब मेजर मेजर फीचर्स है, यूनिटरी वाइज मैंने कनाडा से ले लिया, ठीक है। तो हमने मोस्ट ऑफ द पेजेस जो प्रोविजन है हमारे प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन के, वो हमने बोरो कर रखे हैं दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन से। सो जो क्रिटिक्स वगैरह, जो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है, वो क्या बोलते हैं, क्रिटिसिज्म में क्या बोलते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है वो बोल्ड कॉन्स्टिट्यूशन, वो कोई खुद का मतलब इनोवेटिव आइडिया वाला नहीं है, ठीक है, समझ रहे हो आप। तो कुछ उसको जो कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली मेंबर्स ने भी बोला, इसे बैक ऑफ बोरोइंग्स बोला है, ठीक है, लक्ष्मीकांत दे रखा है सब कि बैक ऑफ बोरोइंग्स वगैरह, ठीक है। तो इसको ये क्रिटिसिज्म थी। सेकंड क्रिटिसिज्म ये कि कार्बन कॉपी ऑफ गवर्नमेंट जो 1935 एक्ट, कार्बन कॉपी ऑफ 1935 एक्ट, मैंने ऊपर भी बताया कि जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो मेजर और फंडामेंटल जो सोर्स है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 1935 एक्ट। तो ऑब्वियसली डॉक्टर अंबेडकर ने इन सब का मतलब क्रिटिक्स से रिप्लाई दिया, बट द फैक्ट ये एक्चुअली में बहुत सारे प्रोविजंस यहीं से एज इट इज उठाए गए हैं, ठीक है, 1935 एक्ट से। तो अब इसलिए जो क्रिटिक्स वगैरह बोलते हैं कि एक्चुअली एज इट इज उठा लिया कार्बन कॉपी, उसमें कुछ नया चेंज वगैरह नहीं किया वगैरह सब कुछ है ना, तो बोलते रहते हैं, बट व्हाटएवर द क्रिटिक्स इज देयर, राइट। और उसके बाद थर्ड है क्रिटिसिज्म की अन इंडियन और एंटी इंडियन, ठीक है। देखो ऐसा क्यों बोला, क्रिटिक्स बोलते हैं कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डजंट रिफ्लेक्ट पॉलिटिकल ट्रेडिशन एंड स्पिरिट ऑफ द इंडिया, ठीक है। तो देखो क्या बोला इसको, एक्चुअली बोला है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो पॉलिटिकल जो ट्रेडिशन इंडिया की और जो स्पिरिट इंडिया की वो शो नहीं करता है, ठीक है। अब शो कैसे नहीं करता, ठीक है, क्योंकि देखो जो हमारे क्या बोल सकते हैं ट्रेडिशन इन द सेंस की पॉलिटिकल ट्रेडिशन को शो नहीं कर रहा है, ठीक है। सिंपल है कि देखो हमने मोस्ट ऑफ चीजें बोरोड कर रखी है, ठीक है। देखो पहले क्या होता था, रिपब्लिक्स वगैरह होती थी इंडिया में, ठीक है, बिफोर ब्रिटिश केम, राइट। तो हमारी विलेज लेवल पे रिपब्लिक्स होती थी, ठीक है।
तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, पूरे मतलब टॉप बॉटम अप्रोच कर दिया, यूनियन गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा पावर दे दिए, ठीक है। तो ये सब कुछ जो इंडिया की ट्रेडिशन के उनका मानना है कि ऐसा नहीं है, ठीक है, उनके रिफ्लेक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसे अन इंडियन भी बोला है उन्होंने। नेक्स्ट फोर्थ है कि अन गांधीयन। अब देखो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज है, देखो कि आप समझना इस बात को, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज होगा। देखो एज यू ऑल नो कि द ग्रेट गांधी वाज सो डेड, ठीक है। आई थिंक 1948 को डेड हुए थे, 31 जनवरी को, ठीक है। उनको गोली मार दी गई थी। तो उस टाइम पे कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, ठीक है, क्योंकि हमारी कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की जो एस्टेब्लिशमेंट हुई थी नवंबर 1946 को हुई थी, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब इस टाइम बन रहा था, और गांधी जी वाज नॉट मेंबर, लाइक, ठीक है, वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर नहीं थे, ठीक है, ऑब्वियसली वी ऑल नो, राइट, वो मेंबर नहीं थे। तो उनका क्या है कि क्रिटिक्स ने क्या बोला कि जो ये है ना, गांधी जी का मानना क्या था, गांधी जी ना मतलब जो इंडिपेंडेंट रिपब्लिक्स के रिपब्लिक वगैरह जो जैसे रिपब्लिक इन द सेंस कि विलेज जो होता है वो अपने आप में सेल्फ डिपेंडेंट होना चाहिए, ठीक है। वो सारे अपने काम जैसे चरखा उन्होंने स्टार्ट किया, तो ठीक है। तो उन्होंने उनका ये मानना ही था कि पंचायती राज को बहुत ज्यादा पावर देनी चाहिए। बट हमारे यहाँ पे उस टाइम पे क्या किया, पंचायती राज उन्होंने डीपीएसपी में डाल दिया, ठीक है। तो क्रिटिक्स का मानना ये था कि डॉक्टर अंबेडकर और जो गांधी के बीच क्या था, डॉक्टर अंबेडकर गांधी के बीच क्या था, डिसएग्रीमेंट थे बहुत सारी मतलब इश्यूज पे, ठीक है, बहुत सारी चीजों पे। तो उन्होंने बोला कि ये रिफ्लेक्ट भी होता है कॉन्स्टिट्यूशन में कि पंचायती राज अगर गांधी होते वहां पे तो वो क्या करते, उनका इनका उनका मानना था कि जो पंचायती राज उनको बहुत ज्यादा पावर देनी चाहिए आपको, ठीक है। उनका अप्रोच ये था कि बॉटम टॉप अप्रोच होना चाहिए, जबकि जो करंट कॉन्स्टिट्यूशन वो क्या बॉटम सॉरी टॉप बॉटम अप्रोच है, ठीक है। मतलब यूनियन गवर्नमेंट को ज्यादा पावर, उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स को कम, उसके बाद कम पावर, उसके बाद जो लोकल गवर्नमेंट को सबसे कम पावर मिली है। तो ये गांधी जी के अप्रोच के खिलाफ था, ठीक है। और उसके बाद बोला कि एलिफेंटन साइज है, ठीक है। इसका रीजन ये था कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा बल्कि है, ठीक है। मतलब इसकी जो साइज है, जैसे अभी करंटली उस टाइम पे 395 आर्टिकल्स, इवन जो बेसिक जो गवर्नेंस की चीजें वो भी इन्होंने मतलब कॉन्स्टिट्यूशन डाल दी, जो कि मतलब लॉ के थ्रू भी आप कर सकते थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया, तो इसकी वजह से कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ज्यादा वो हो गया, ठीक है, बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, बहुत बल्कि हो गया, राइट। उसके बाद नेक्स्ट जो क्रिटिसिज्म ऑफ पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, आपको पता होना चाहिए। देखो मोस्ट ऑफ द जो मतलब मोस्ट ऑफ द नहीं, जो मेजर जो लीडर्स थे वो क्या थे, उनके जो मेंबर्स थे, जो कौन से वो क्या लॉयर्स थे, जैसे जवाहरलाल नेहरू थे, जैसे अम्बेडकर थे, जैसे सरदार पटेल थे, ठीक है, मौलाना अब्दुल कलाम थे। तो वो क्या करते, सभी लॉयर्स थे। तो आज अगर आप इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ोगे या बेयर एक्ट को भी पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि उनकी जो लैंग्वेज है इट्स वेरी वेरी लिंग्विस्टिक, इट्स कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज, ठीक है। तो दैट्स व्हाई द क्रिटिक्स हैज कॉल्ड इट्स पैराडाइज ऑफ लॉयर्स, ठीक है। तो हमने हमने क्या डिस्कस किया, क्रिटिसिज्म हमने छह डिस्कस कर ली। बट ये देखो आपको अगर एग्जाम में पूछे, ये मेंस का टॉपिक है, ऑब्वियसली मेंस में पूछ सकते हैं, ठीक है, बाई चांस। तो आपको याद ये रखना है कि दो क्रिटिसिज्म्स आर देयर, आपको याद भी रखना पड़ेगा ये सब कुछ, ठीक है। बट फैक्ट इज दिस कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज डूइंग ग्रेट, लाइक इंडिया इज डूइंग ग्रेट अंडर दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो भी है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन की खूबियां हैं, तो आपको अगर जो कंक्लूजन लिखना होगा, जैसे पॉजिटिव पॉइंट्स आप ऊपर लिखोगे, ठीक है, और जब थोड़े नेगेटिव पॉइंट्स जो आप लिखोगे तो आपको लिखना पड़ेगा, ऑब्वियसली अगर क्रिटिसिज्म का पूछे तो लिखना पड़ेगा। बट ऑलवेज कंक्लूड with positive note कि हाँ, though Indian constitution like critics have their view, right, and some of them they are genuine as well, right, ठीक है। But the fact is this कि we are very India is doing very great under this constitution, it's very welfare, it's a very pro poor constitution, ठीक है। तो इतना मतलब अच्छे से constitution दिया है, तो India is doing great under the constitution। तो आपको हमेशा जो कंक्लूजन है वो किसमें क्या लिखना है, उसमें हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, वो ऑप्टिमिस्टिक होना चाहिए, उसमें विजन होना चाहिए, ठीक है। देन यू विल गेट मोर मार्क्स, राइट है ना। और आपको ऑफिसर की क्वालिटी है, जो फ्यूचर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटर होने चाहिए, वो सारी क्वालिटीज उसमें आंसर्स में आपके कंक्लूजन में दिख जाएगी, ठीक है। यू विल गेट मोर मार्क्स, राइट, एज सिंपल एज दैट। सो गाइस वी हैव डिस्कस्ड दिस थर्ड चैप्टर, दैट इज साइलेंट फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हमने अच्छे से डिस्कस किया, दो काफी लंबा हो गया है ऑब्वियसली हमारा, ठीक है। बट हाँ, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ोगे, मतलब इसको आप इस लेक्चर को बार बार देखोगे, तो आपको मोस्ट ऑफ चीजें आपको समझ में आ ही जाएगी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में, कि लोग क्या बोल रहे हैं क्या नहीं बोल रहे, ठीक है, आपको आइडिया हो ही जाएगा, ठीक है, आज के कॉन्टेक्स्ट में भी और एग्जाम के पर्सपेक्टिव से भी, और जनरल एक आवर सिटीजन के तौर पे भी आपको आइडिया हो जाएगा इसके बारे में, ठीक है। सो थैंक यू गाइस फॉर योर टाइम, बाय, टेक केयर।